नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी अनुभव। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस समय अदालत में खड़ी थी। अदालत के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की तरह खड़ी चित्कार रही थी। मेरे पति हथकड़ियों से जकड़े अदालत में लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो अभी प्राण निकल जाए। आवेश की लहरें से उठ उठकर सारे शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी पहले न हुआ था। अदालत की कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियाँ बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार मन में आता था दौड़कर पति के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचल, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास। वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। पति ने चलते समय एक बार मेरी तरफ देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। फिर शाम के समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक हुई। शरीक ही नहीं बल्कि मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आई, यह मैं नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका भय। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब क्या अहित कर सकता था। अगले दिन मैंने 2 तार भेजे, एक पिताजी को और दूसरा ससुर जी को। ससुर जी को पेंशन मिलती थी। पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे। पूरा दिन गुजर गया लेकिन तार का जवाब न मिला। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरी सेवा करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या आप चाहती हो मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूं। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे लेकिन भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उनका प्रमोशन होने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव प्रमोशन से वंचित हो जाए। हाँ, वह मेरी सहायत मौलिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और फिर उन्हें कोई पत्र नहीं लिखा। हाय स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से बेटी की तरफ से इतना निर्दय हो जाए। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? लेकिन जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजदूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारित्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता नहीं थी जितनी अपनी नारित्व की रक्षा की। तभी किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े हुए थे। मन में आया पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? लेकिन फिर ख्याल आया मुझे यह पूछने का क्या हक। आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। लेकिन मुझे एक शंका हुई। उस शंका को किसी तरह से अपने दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति मेरे हृदय में समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, लेकिन मैंने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकाल कर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी हुई मालूम होती थी। तभी किसी की पुकार सुनकर मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगाया। कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? बाहर से आवाज़ आई, मैं ज्ञानचंद हूँ। यह आवाज़ सुनकर मेरी शंका दूर हो गई। मैं उनकी आवाज़ पहचान गई। मैंने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। ज्ञानचंद मेरे पति के गहरे दोस्त थे। उनके साथ एक स्त्री भी थी। वह मिसेज ज्ञानवती थी। मैं दोनों जनों को ऊपर ले आई। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी पत्नी है। वह दोहरी बदन की प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन बाहर जितनी कठोर भीतर उतनी ही दयालु। उन्होंने मुझसे झिझकते हुए प्रश्न किया, घर कोई पत्र लिखा? मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं न ससुर जी। तो फिर क्या अब इरादा क्या है? अभी तो यहीं पड़ी हूँ, इस विषय में अभी सोचा नहीं। तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? अकेले तो मैं तुम्हें इस संसार में रहने नहीं दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं?
देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। तभी देवी जी बोली, ठहरो, कितने तांगे लाओगे? मास्टर साहब घबराकर बोले, कितने तांगे लाऊं? देवी जी बोले, कितने क्या, एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भांडे क्या मेरे सर पर जाएंगे? मास्टर साहब डरते हुए बोले, तो 2 ले आता हूँ। यह कहकर ज्ञान बाबू तांगा लेने चले गए। तब मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और मैं आगे कुछ कह पाती, देवी जी ने मेरी बात काटकर तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जुन में 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेपते हुए कहा, आप तो मजाक कर रही हैं। देवी जी ने बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, जब तुम्हारे पति लौट आए तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तांगा आने ही वाला होगा। मैंने ऐसी सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री आज तक नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो शायद इससे अच्छी तरह रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए नौकर रखा था, भीतर का सारा काम खुद करती थी, लेकिन मुझे कुछ न करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस एक ही तकलीफ थी, मुझे वहाँ रहते हुए 8 महीने बीत गए। एक दिन मैंने उन्हीं खूफियों को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका, यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी आदम के। बहन ने हिचकिचाते हुए कहा, कुत्तों का काम फिरना ही होता है। मैंने चिंतित होकर कहा, ये कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे। बहन जी बेपरवाही से बोली, ये भौंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। बहन जी हंसते हुए बोली, इनके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना? मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखाते, यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकर साहिब का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यह कि मैं मारी मारी फिरूं। 1 हफ्ता गुजर गया, खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, लेकिन बहन जी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन ज्ञान बाबू शाम को घर आए हुए घबराए हुए से थे। मैं बरामदे में बैठी परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े उतारो, हाथ मुँह धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना है कह देना। ज्ञान बाबू को धैर्य कहा, पेट में बात की गंध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं, बताओ क्या कहना चाहते हो? ज्ञान बाबू बोले, यहाँ तो आओ। देवी जी बोली, यहाँ क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है? मैं समझ गई कि ज्ञान बाबू ये बात मेरे सामने नहीं कहना चाहते थे, इसलिए जैसे ही मैं वहाँ से उठकर जाने लगी तो देवी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर करने पर भी अपना हाथ न छुड़ा सकी, लेकिन ज्ञान बाबू को इतना भी सब्र न था कि जरा कुछ देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से आज मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तब तो तुमने उसे खूब पीटा होगा ना? तुम्हें दिल लगी सूझती है, यहाँ मेरी नौकरी जा रही है। जब तुम्हें इतना ही डर था तो लड़े क्यों? मैं थोड़ी ही लड़ा था, उसी ने मुझे बुलाकर डांटा। यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें बेकसूर डांटा होगा? कोई ना कोई बात जरूर होगी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी, यह मेरी बहन है, मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो? देवी जी ने जैसे पहेली बुझाकर कहा, मैं समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी जी ने इस अंदाज में कहा जैसे वे समझ गई हूँ। बोली, तो प्रिंसिपल ने तुमसे क्या कहा होगा कि उस स्त्री को घर से निकाल दो? हाँ, यही समझ लो। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ खड़े खड़े क्या जवाब देता? देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बोली, जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सिर पिटाकर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गईं। आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम प्रिंसिपल से जाकर कह दो मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और न माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौटकर हाथ मुंह धोना। मैंने रोक कर कहा, बहन मेरे लिए? मैं आगे कुछ कह पाती, देवी जी ने मुझे डांटते हुए कहा, तू चुप रह, नहीं तो कान खींच लूँगी। तू क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। फिर उन्होंने अपने पति से कहा, अब खड़ी क्या सोच रहे हो? तुम्हें डर लगता हो तो मैं जाकर कह आऊँ?
ज्ञान बाबू ने खिसिया कर कहा, तो कल कह दूंगा, इस समय कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर, राह की भिखारिनी का यह सम्मान। देवी, तू सचमुच देवी है। दूसरे दिन जब ज्ञान बाबू चले तो देवी जी ने फिर उन्हें याद दिलाया, फैसला करके घर आना, यह न हो कि फिर सोच कर जवाब देने की ज़रूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, बहन जी, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो। मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति झेलने पड़े। देवी जी ने हंसते हुए कहा, कह चुकी या कुछ और कहना है? मैंने कहा, इतना तो कह चुकी, लेकिन अभी बहुत कुछ कहूँगी। अच्छा, पहले यह बता, तेरे प्रियतम क्यों जेल गए? इसलिए कि स्वयंसेवकों का सत्कार किया था। स्वयंसेवक कौन है? यह हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। स्वयंसेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वह भी तो कोई कारोबार करते होंगे, लेकिन देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे वीरों का सम्मान करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी पत्नी के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है। मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। मैं इस दया सागर में डुबकियां खाने लगी। बोलती क्या? शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके चेहरे पर विजय का आनंद था। तब देवी जी ने पूछा, हार कर आए या जीत कर? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत कर आया हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया तो वह चक्कर में पड़ गए। उसी समय हाकिम जिला के पास गया। वहाँ न जाने मोटर में बैठकर दोनों में क्या बातें हुई। फिर लौटकर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं हैं? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। तब उन्होंने कहा, तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। यह सुनकर देवी जी ने मुझे गले लगा लिया।